Good morning, students. We already discussed three causes of French Revolution. First was the role of Louis XVI. Second was financial crisis in France. Second was social reason. Our next reason is the rise of middle class, या role of middle class. तो during the later 18th century, in France, new social group emerged. These are called मिडिल क्लास. मिडिल क्लास जो है वो इमर्ज हुआ. दीज वर एजुकेटेड, लिटिल प्रॉस्पर्स, स्मॉल इंडस्ट्रियलिस्ट, लॉयर एंड मिनिस्टर्स. दे ऑल वर एजुकेटेड एंड बिलीव इन सिस्टम्स. मतलब इनकी सबसे बड़ी बात ये थी कि ये एजुकेटेड थे और ये सिस्टम में बिलीव करते थे. And they also believed that everybody should be treated equally. They believed that nobody should get privileges by birth. इनकी सबसे बड़ी बात ये थी कि ये इस चीज़ को अपोज करते थे कि ईश्वर ने सबको एक जैसा पैदा किया है और सबको जो है वो इक्वल राइट है, कोई भी प्रिविलेजेस के साथ जो है वो नहीं रह सकता है. नेक्स्ट रीज़न इज़ कंट्रीब्यूशन ऑफ फिलोसोफर्स. फिलोसोफर्स जो है उनका भी बहुत बड़ा रोल फ्रेंच रिवोल्यूशन में रहा है. फिलोसोफर हर जगह होते हैं, वो ऐसे इंटेलेक्चुअल पर्सन होते हैं जो अपने व्यूज़ से, अपनी राइटिंग से लोगों को बहुत इम्पैक्ट करते हैं. तो मेन फिलोसोफर जो थे मॉन्टेस्क्यू, रूसो और जॉन लॉक. तो philosophers played very important role in French Revolution. Three philosophers, Montesquieu, Rousseau और John Locke, play important role to awakening the people of France. They put forward the idea of liberty, freedom and equal law and opportunities for all. इन लोगों ने अपनी अपनी बुक्स जो है वो भी लिखी थी. जैसे कि जॉन लॉक जो है, जॉन लॉक जो है उसकी जो बुक थी उसका नाम है टू ट्रिटाइज. उनकी जो बुक थी वो थी टू ट्रिटीज ऑफ गवर्नमेंट, जिसमें उन्होंने जो है गिव द आइडिया टू रिफ्यूट द डॉक्ट्राइन ऑफ डिवाइन राइट ऑफ मोनार्क. यानी जो मोनार्क है, यानी जो किंग है, उसके जो डिवाइन राइट है उसको उन्होंने रिफ्यूट किया. उन्होंने लोगों को समझाया कि कोई भी रूलर जो है वो डिवाइन राइट लेकर के पैदा नहीं हुआ है. सेकंड पर्सन जो थे वो थे रूसो. इन्होंने जो है एक अपनी बुक लिखी थी जिसका नाम था सोशल कॉन्ट्रैक्ट, और इन्होंने उसमें बोला है कि जो फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है विच इज़ बेस्ड ऑन सोशल कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन पीपल एंड अदर रिप्रेजेंटेटिव. यानी जो लोग, जो गवर्नमेंट है वो अकेली रूल नहीं कर सकती है, वो पीपल के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट करेगी और दोनों मिलकर के, यानी गवर्नमेंट और पीपल दोनों मिलकर के ही गवर्नमेंट को रन करेंगे. और इसी वजह से जो है आज डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हमें देखने को मिलती है, और विच लेड द बेसिक ऑफ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट. इन्होंने ही पहली बार जो है वो डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का आइडिया जो है वो प्रोवाइड किया था. थर्ड पर्सन जो है वो मॉन्टेस्क्यू है. मॉन्टेस्क्यू जो है इन्होंने अपनी बुक लिखी थी जिसका नाम था द स्पिरिट ऑफ लॉ. तो इन हिज बुक इन द स्पिरिट ऑफ लॉ गेव द आइडिया ऑफ डिवीजन ऑफ पावर बिटवीन द लेजिस्लेचर. यानी ये ऐसे पर्सन थे जिन्होंने जो है पहली बार आइडिया जो है वो इस तरह का दिया था कि गवर्नमेंट जो है उसको अपने पावर को लेजिस्लेटिव जो रूल बनाने वाला ऑर्गेनाइजेशन है, और एग्जीक्यूटिव जो रूल्स को रेगुलेट करेगा, और जुडिशरी जो कि जजमेंट प्रोवाइड करेगा. यानी पावर जो है वो तीनों अलग अलग ऑर्गन को प्रोवाइड किए जाना चाहिए, जो कि पहले सिर्फ किंग जो है वो अपने हाथ में रखा करते थे. तो इस तरह से उन्होंने पावर को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, और उसी का इतना इम्पैक्ट हुआ कि 13 कॉलोनीज ऑफ यूएसए वर फ्री फ्रॉम ब्रिटेन एंड द गवर्नमेंट वॉज इस्टेब्लिश ऑन द बेसिस. और इस बेसिस पे जो है वो गवर्नमेंट इस्टेब्लिश की गई थी. अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है द आउटब्रेक ऑफ द फ्रेंच रिवोल्यूशन. तो ये सारे रीजन थे, उसकी वजह से जो है वो फ्रांस के जो लोग थे वो डिससेटिस्फाइड थे वहाँ के रूल से, और फाइनली जो है उन्होंने रिवोल्यूशन जो है वो क्रिएट कर दी थी, और इस तरह से फ्रांस में आउटब्रेक हो गया. अब क्या उस दिन क्या सिचुएशन बनी जिस वजह से आउटब्रेक
हुआ। तो ये तीन जो है डे जो है 5 मई 1789 और 20 जून 1789 और 14 जुलाई 1789 जो है, ये तीन डेट जो है ये फ्रांस की उसमें बहुत इम्पोर्टेंस रखती है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि 5 मई 1789 को क्या हुआ था। तो एक्चुअली 5 मई 1789 को स्टेट जनरल असेंबली की मीटिंग हुई थी। तो अब सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि स्टेट जनरल क्या है, लेकिन पहले उससे पहले देखें कि आखिर किसने ये मीटिंग ऑर्गेनाइज की थी और कैसे ये मीटिंग जो है हुई थी। तो हुआ क्या था कि हमने देखा था कि किंग के पास फाइनेंशियल जो है वो सोर्सेज बहुत कम रह गए थे और वो टैक्स को इंक्रीज करना चाह रहा था। तो लुई 16 wanted to increase taxes, but he did not have power to increase the taxes according to his will alone. वो अपने अकेली इच्छा से जो है वो टैक्स इंक्रीज नहीं कर सकता था। Therefore he called the meeting of a state general after a long पीरियड। तो उसको स्टेट जनरल की असेंबली बुलानी पड़ी, मीटिंग बुलानी पड़ी। अब ये स्टेट जनरल क्या है? इट वॉज अ पॉलिटिकल बॉडी इन विच ऑल 3 स्टेट हैड टू सेंड देयर मेंबर्स। यानी ये फ्रांस की पॉलिटिकल बॉडी थी। जिस तरह से पार्लियामेंट होती है उस तरह से ये पॉलिटिकल बॉडी थी, जहाँ पे तीनों जो स्टेट के लोग थे उनको अपने अपने रिप्रेजेंटेटिव भेजने पड़ते थे। जैसे कि हम देखते हैं कि पार्लियामेंट में सारी तरह की पार्टी के लोग आकर के बैठते हैं, वैसे ही फ्रांस में स्टेट जनरल जो थी वहाँ पे तीनों स्टेट यानी फर्स्ट स्टेट, सेकंड और थर्ड के जो है वो मेंबर्स जो है उसमें प्रेजेंट हुआ करते थे। तो इन 300 मेंबर फ्रॉम ईच फर्स्ट एंड सेकंड, और स्टेट जो है और थर्ड स्टेट के जो लोग थे वो नियरली 600 पीपल जो है वो हुआ करते थे। इन जनरल असेंबली द मेंबर ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड स्टेट सीटेड फेसिंग टू ईच अदर, यानी वो एक दूसरे के सामने फेस करते हुए बैठे थे। वाइल द मेंबर ऑफ थर्ड स्टेट हैड टू स्टैंड एट द बैक, और थर्ड स्टेट के लोगों को इतना इग्नोर किया गया था कि वो जो है वो पीछे उनको खड़े रहने पे मजबूर कर दिया। और वुमेन एंड पीजेंट वर नॉट अलाउड टू एंटर इन जनरल असेंबली, बट 40,000 लेटर वॉज ब्रॉट बाय द मेंबर ऑफ थर्ड स्टेट ऑन द बिहाफ ऑफ देम। यानी जो पीजेंट थे, वुमेन थे, उनको एंटर नहीं करने दिया गया, और मात्र जो है वो 600 पीपल जो है वो ही एंटर करने दिए गए थे। जबकि हमने देखा था कि 90% पीपल जो है वो कॉमन जो है वो थर्ड स्टेट से बिलोंग करते थे। तो उन लोगों की तरफ से 40,000 लेटर जो है वो थर्ड स्टेट को प्रोवाइड किए गए थे। थर्ड स्टेट की तरफ से जो है वो स्टेट जनरल को प्रोवाइड किए गए थे। तो अर्लियर द वोटिंग सिस्टम, अब यहाँ पे वोटिंग सिस्टम भी था, यानी अगर कोई भी बिल पास करना होता था तो वोट के थ्रू हुआ करता था। और वोट जो था 1 वोट फ्रॉम ईच स्टेट, यानी हर स्टेट का एक ही वोट था। अब आप देखिए कितना ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन हुआ करता था कि हर स्टेट का एक ही वोट। तो इस तरह से हम देखते हैं कि किंग लुइस जो है उसने स्टेट जनरल की असेंबली बुलाई थी और उसमें तीनों स्टेट को अपने अपने वोट कास्ट जो है वो करने थे। तो थर्ड स्टेट जो है उसने डिमांड की उसने जो है वो डिमांड की कि हर मेंबर का जो है वो वोट होना चाहिए, यानी जितने 600% इसमें प्रेजेंट है तो 600 वोट ही कास्ट होने चाहिए। लेकिन जो किंग जो था उसने उसको मना कर दिया। किंग ने जो थर्ड स्टेट के जो लोग थे उनके डिमांड को मानने से मना कर दिया। और फाइनली जो है क्या हुआ कि जो थर्ड स्टेट के जो लोग थे उन्होंने बायकॉट कर दिया और उन्होंने जो है प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया। जस्टिस के नारे लगाते हुए उन्होंने प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया। और दे ऑल कलेक्ट ऑन द जो है एक टेनिस हॉल हुआ करता था वहाँ पे उसी फोर्ट के अंदर जहाँ पे जनरल असेंबली की मीटिंग ऑर्गेनाइज की गई थी, वहाँ पे ही एक टेनिस कोर्ट था, वहाँ पे सब लोग कलेक्ट हो गए और सब लोग जो है उन्होंने मिलकर के एक ओथ ली जो टेनिस कोर्ट की ओथ के नाम से जाना जाता है। इसलिए 20 जून 1789 जो है वो बहुत इम्पोर्टेंस रखता है। तो टेनिस कोर्ट में क्या क्या हुआ
The member of third state assembled in hall of tennis court on 20 June 1789. They declared themselves as a national assembly. उन्होंने अपनी एक नई नेशनल असेंबली जो है वो डिक्लेयर कर दी एंड टेक ऑथ दैट दे नेवर डिस्प्रेस फ्रॉम देयर वेन एवर दे हैव ड्राफ्टेड अ न्यू कॉन्स्टिट्यूशन फॉर फ्रांस. उन्होंने डिसाइड किया कि जब तक वो अपना फ्रांस के लिए नया कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो नहीं बना लेंगे तब तक वहाँ से डिस्प्रेस जो है वो नहीं होंगे, यानी वहीं पे कलेक्ट रहेंगे. और दैट टाइम मिराबियूस एंड एबेसियस वॉज मेन लीडर. ये दो जो थे वो मेन लीडर थे. अब ये लोग कौन थे? तो जो मिराबियूस जो था वो एक नोबल फैमिली से बिलोंग करता था, यानी ये सेकंड स्टेट का पर्सन था. बट ही बिलीव दैट फेडरल सिस्टम शुड बी स्टॉप्ड, यानी फेडरल सिस्टम को जो है ये हटाना चाहता था. ही ब्रॉट आउट अ जनरल एंड डिलीवर्ड पावरफुल स्पीचेस टू क्राउड असेंबल्ड एट वर्साइल्स, यानी जो भी टेनिस कोर्ट में कलेक्ट हुए थे वहाँ पे उसने बहुत ही पावरफुल स्पीचेस जो है वो प्रोवाइड की. और सेम एबेसियस जो था, ही वॉज ओरिजिनली अ प्रीस्ट. ही रॉट ए इन्फ्लुएंशियल पैम्पलेट्स कॉल्ड व्हाट इज़ द थर्ड स्टेट. तो इस तरह से उसने भी थर्ड स्टेट का फेवर किया, जबकि ये लोग जो है फर्स्ट और सेकंड स्टेट से बिलोंग करते थे. तो वाइल द नेशनल असेंबली वॉज बिजी इन ड्राफ्टिंग कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फ्रांस, सेम टाइम फ्रांस सफरिंग सेवरल कोल्ड. अब ये सारा चल रहा था यहाँ पे कि लोग जो है वो अपोज कर रहे थे कि हमें राइट्स प्रोवाइड किए जाने चाहिए. और ऐसी सिचुएशन में फ्रांस जो है वहाँ पे बहुत ही सीवियर कोल्ड की सिचुएशन क्रिएट हो गई. और सीवरेज मतलब सेवरल जो है कोल्ड की वजह से क्रॉप फेल हो गई और प्राइसेस जो है वो ब्रेड के इंक्रीज हो गए. और बेकर्स जो है वो एक्सप्लॉइट करने लग गए. बेकर्स एक्सप्लॉइटेड द पीपल बाय होर्डिंग, वो होर्ड जो है कलेक्ट करने लग गए और सप्लाई जो है वो प्रॉपर नहीं करते थे. और ड्यू टू वुमेन अटैक इनटू द शॉप, और वुमेन जो है उन्होंने अटैक करना शुरू कर दिया. पूरी की पूरी वुमेन जो है वो ब्रेड चिल्लाती हुई उन्होंने बास्टिल की फोर्ट पे अटैक कर दिया. एट द सेम टाइम किंग ऑर्डर्ड द ट्रूप टू मूव इनटू द सिटी. और किंग जो था उसने भी जो है वो बहुत ज़्यादा परेशान करना शुरू कर दिया और उसने इस भीड़ को, इस मॉब को रोकने के लिए ट्रुप को ऑर्डर कर दिया कि वो जा कर के उन पे अटैक कर दे. तो इस तरह से ये 14 जुलाई, आखिर ये वो फाइनल डे आ गया जिस दिन वहाँ पे रिवोल्यूशन का आउटब्रेक हो गया था. तो ऑन 14 जुलाई द एंग्री क्राउड स्टॉर्म टुवर्ड द बास्टिल. दिस वॉज नॉन इमीडिएट कॉज ऑफ फ्रेंच रिवोल्यूशन. यानी अब आपसे कोई पूछ ले कि इमीडिएट कोज क्या था, तो जो अटैक था बास्टिल के फोर्ट पे वो ही इसका इमीडिएट कोज माना जाता है. और इसके अलावा जो है तो एंग्री क्राउड जो थी उसने बास्टिल के फोर्ट पे अटैक कर दिया और इस तरह से रिवोल्यूशन का आउटब्रेक हो गया. और ऐसे ही इसी समय में, मतलब जब क्रॉप फेल हो गई थी, लोगों को खाना नहीं मिल रहा था, लोगों ने चारों तरफ रिवोल्यूशन करना शुरू कर दिया था, ऐसे में एक रूमर एक फैल गया, एक अफवाह जो है वो भी फैल गई कि जो लॉर्ड्स है, लॉर्ड ऑफ मैनर, यानी जो लैंडलॉर्ड का जो हेड है वो क्या करेगा, आर्मी को हायर करने वाला है और जो भी क्रॉप फ्रांस में है उसको भी डिस्ट्रॉयड कर दिया गया. तो पीजेंट जो है उन्होंने क्या किया, अपने डिस्ट्रिक्ट्स को सीज कर लिया. सो पीजेंट सीज सेवरल डिस्ट्रिक्ट एंड दे अटैक चैटेक्स. चैटेक्स जो है वो किंग और नोबलमैन के रहने का प्लेस होता था, रेसिडेंटल एरिया होता था, उसको उन्होंने जो है वो सीज कर दिया. दे लूटेड ग्रेन और बंट डॉक्यूमेंट विच कंटेनिंग रिकॉर्ड ऑफ जो है मोनेरियल ड्यू, यानी उनके ऊपर कोई पैसा उधार लिया हुआ था, जो भी कुछ था, तो उस पे जो है उन्होंने क्या कर दिया, अटैक कर दिया. और ड्यू टू रिवोल्यूशन किंग लुई 16 फाइनली रिकॉग्नाइज.
अब किंग जो है वो मजबूर हो गया और उसने क्या किया, 14 अगस्त 1789 को जो नेशनल असेंबली जो थर्ड स्टेट ने बनाई थी उसको रिकॉग्नाइज कर लिया। और रिकॉग्नाइज करने के बाद उसने कुछ वहाँ के जो सिचुएशन थी उसमें भी उसने सुधार किया। सबसे पहला जो है वो इम्प्रूवमेंट ये हुआ कि प्रिविलेजेस इंजॉयड बाय स्टेट फर्स्ट एंड सेकंड वर विड्रॉन और एबोलिशन ऑफ टैक्सेस एंड फेडरल सिस्टम। तो दो चीज़ें तो वहाँ पे हो गई, एक तो जो फर्स्ट और सेकंड स्टेट को बहुत ज़्यादा प्रिविलेजेस विशेष अधिकार मिले हुए थे वो उनको विड्रॉ करने पड़े, और सेकंड जो है कि उनको टैक्स जो है वो भी एबोलिश करने पड़े और फेडरल सिस्टम जो है उसको भी जो है वो एबोलिश करना पड़ा। तो इस तरह से रिवोल्यूशन हुई और उसके बाद जो है वो हुआ। लेकिन इसके बाद भी जो है ज़्यादा सुधार नहीं हुआ वहाँ पे। तो हम आगे देखेंगे कि और क्या क्या परेशानियाँ वहाँ पे देखनी पड़ी थी।